नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर देवघर से है, जहां 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी शहर में पिस्टल की सप्लाई कर रहे थे। इनके पास एक देसी कट्टा, 2 पिस्टल, एक दुनाली देसी कट्टा, बिना बैरल की 2 बंदूक और 27 कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने छापेमारी कर सबको गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बताया, जहां 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही एक दुनाली देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। बिना बैरल के 2 बंदूक और 27 कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने छापेमारी कर सबकी गिरफ्तारी की है। कड़ी के अंदर कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक का नाम है रोहित कुमार झा गुप्ता, एक का नाम है सूरज, एक का नाम है प्रमोद कुमार और एक का नाम है बाउरी। कुल मिला के 27 जिंदा कारतूस अलग अलग कैलिबर के बरामद हुए हैं। 2 पिस्टल बरामद हुई है और 4 कट्टे इसमें बरामद हुए हैं। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान तेज हो गया है। पलामू पुलिस ने छतरपुर थाना क्षेत्र के हुलसुम जंगल में नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। जिला पुलिस के जवान के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी अभियान में शामिल है। कल शाम नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद जंगल का सहारा लेकर नक्सली भागने में कामयाब रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगल में टीएसपीसी नक्सली कमांडर शशिकांत और रंजन का दस्ता कैंप किए हुए है। इसी सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड गोलियां चलाई। हालांकि बीहड़ जंगल का सहारा लेकर नक्सली दस्ता भागने में सफल रहा। पुलिस घटनास्थल से भारी मात्रा में दैनिक उपभोग के सामान बरामद किए। इसके बाद पुलिस लगातार नक्सलियों की धरपकड़ के लिए इलाके में अभियान तेज कर दी है। फिर फर्दर कुछ हम लोगों को सूत्र मिला, तो फिर एसडीपीओ छतरपुर भी इंटरेक्ट हुए उस टीम के साथ। फिर बाद में लगा कि संभावना बन रही थी, तो मैं फिर जो है स्टॉप पार्टी में गया था उधर से। और उसके बाद जो मेन टीम थी, जिसमें एसडीपीओ छतरपुर से था, छतरपुर थाना पर नवाज दीपक थे, इस टीम के साथ और अन्य अफसर जवान थे, जिसके साथ उनका इनकाउंटर हुआ। पर उनका स्वाभाविक था कि वो भाग गए और हड़बड़ी में अपना सारा वो सामान जो यूटिलिटी का था वो सामान सब छोड़ गए। गुमला शहर में मंदिर परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मंदिर परिसर में बने दुकानों को सील करने पहुंची प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के बाद दुकानों के बिना सील किए हुए अधिकारी वापस लौट आए। शहर के पुराने नगरपालिका के समीप मंदिर परिसर में बनी दुकान को सील करने पहुंचे नगर परिषद के पदाधिकारियों को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों और पुलिस को वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद नगर परिषद कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें महावीर मंदिर के कागजात को 15 दिन के अंदर नगर परिषद में जमा करने का निर्देश दिया गया। इससे स्पष्ट होगा कि मंदिर परिसर में बनी दुकानें मंदिर की है या फिर सरकारी जमीन पर दुकान बना दिया गया है। साहिबगंज में पथराव और आगजनी के बाद लोग गुस्से में हैं। पुलिस शहर में अमन और चैन कायम करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है और हालात काबू में होने का दावा भी किया है। साहिबगंज में शांति शांति है। शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च, अमन चैन और शांति की अपील। ये तस्वीरें हैं साहिबगंज की, जहां पुलिस गली मोहल्लों में फ्लैग मार्च कर रही है। शहर में अमन चैन से खिलवाड़ करने वाले लोगों को सख्त संदेश दिया जा रहा है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। डीसी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर प्रशासन अमन चैन और शांति का संदेश दे रहा है। लोगों को अफवाहों से दूर रहने को कहा जा रहा है। आक्रोश की आग को ठंडा करने के लिए डीसी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक के जरिए पहल हो रही है। तनाव के बीच साहिबगंज में हालात काबू में होने का दावा किया जा रहा है। शांति समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, 30-35 लोग हैं, उन सभी को आज यहाँ टाउन थाना में बुलाया गया था और सभी की बातें सुनी गई, उनकी बातें सुनी गई और हम लोग को जो कहना था कि शांति और सौहार्द बनाए रखें, वो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया है और सभी ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं शहर के लोगों से, तमाम लोगों से, समाज के सभी वर्गों के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी अफवाह में न जाएं और शहर में अमन चैन रहे।
इसके लिए प्रयास करें और हम सब मिल करके इस शहर को आगे बढ़ाएं, आगे बनाएं। शहर में किसी प्रकार का हिंड्रेंस समिति की बैठक से हमको सबसे बड़ा उपलब्धि जो नजर आया वो ये नजर आया कि जो मेरा प्यार के ऊपर हल्का छाया पड़ चुका था वो फिर से चमक गया और हमको उम्मीद लगता है कि हम सब मिल करके फिर से इस प्यार को पूरी तरह से अपने शहर में बांटेंगे। साहिबगंज में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। शहर के पटेल चौक पर हनुमान मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति से छेड़छाड़ के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। प्रशासन हालात पर काबू पाने का जरूर दावा कर रहा है, लेकिन मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के बाद हनुमान भक्तों में उबाल है। पथराव और आगजनी की घटना के बाद लोग दहशत में हैं। इस गुस्से की आग को ठंडा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 भी साहिबगंज वासियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि प्रशासन और पुलिस को सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह पर कतई ध्यान न दें। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन राय की रिपोर्ट। गढ़वा में बीजेपी और जेएमएम के बीच श और मात का खेल चल रहा है। ताजा मामला रामनवमी जुलूस के दिन का है, जिसमें कंचनपुर से पंचायत समिति सदस्य ने बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पूर्व विधायक पर मामला दर्ज होते ही बीजेपी की तरफ से भी जेएमएम के 3 लोगों पर हरिजन एक्ट का प्राथमिकी रंका थाना में दर्ज कराया गया, जिसमें केंद्र बिंदु बने हैं पीड़ित शंकर राम और उनके बेटे नंदू राम। रामनवमी के दूसरे दिन जिस शंकर राम ने पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पर हरिजन एक्ट लगाया था, उसने मीडिया के सामने यह आकर बयान दे दिया कि जेएमएम के लोगों के कहने पर ही हमने केस किया था। साथ ही उन्होंने अगवा करने की खबरों का भी खंडन किया, जिसके बाद गढ़वा के राजनीति में और हलचल तेज हो गई है। शिवशंकर राम का बेटा नंदू राम ने अपने पिता के अपहरण का मामला रंका थाने में दर्ज कराया है। अब अनुसूचित संघ इस मामले पर कहा कि शिवशंकर राम अभी भी लापता हैं, जो पूर्व विधायक के चंगुल में हैं। अगर उन्हें मुक्त नहीं कराया गया तो आंदोलन करेंगे। इधर जेएमएम के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने वाले बीजेपी अनुसूचित जाति के नेता प्रदीप पासवान ने आरोप लगाया है कि जेएमएम नेताओं ने उनके साथ जाति सूचक शब्द और गाली देते हुए धमकी दी है। तो जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ओछी राजनीति की सारी हदें पार कर दी है। बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस इस मामले में क्यों नहीं बयान दे रही है। शंकर राम हूँ। मेरे साथ यह बात है कि हमारे बीच और तिवारी जी के सत्येंद्रनाथ तिवारी जी के बीच मैंने होच पोच हुआ था तू में, और उसी में हमारे अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, तो मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सदस्यों ने मुझे मतलब दिग्भ्रमित किया और दिग्भ्रमित करा के मेरे तरफ से केस करवाया। और जब मैं समझ गया कि यह केस जो मैंने किया है बहुत गलत किया है, इसलिए कि मैं 12 साल से तिवारी जी के साथ एक दोस्त के समान मैं बीजेपी में रहा था, और ना ही मुझे कोई किडनैप किया है। किसी का औकात नहीं है कि रंका गढ़वा में हमको कोई किडनैप कर देगा। मैं अपने आप को मैंने सक्षम हूँ कि मुझे कोई किडनैप करने का औकात नहीं रखता है। हम लोग डीसी साहब के पास गए थे, उनकी गिरफ्तारी को मांग कर रहे हैं। जो कानून की प्रक्रिया है, कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो। मैं डीसी साहब से यही मांग हम लोग करने गए थे। जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कार्तिक पांडे जी, आशीष गुप्ता और नितेश सिंह, तुमको हम जो है देखना नहीं चाहते हैं रंका में। पूर्व विधायक के साथ तुम राजनीति कर रहे हो और ऐसा कह करके हमारे ऊपर हाथ मुक्का चलाने लगे। बौखला कर बयानबाजी करते आते थे। अब सब भी बोलने का उनके समर्थक काम करते थे, लेकिन अब जो हिंसक घटना पे उतारू हो गए हैं, मारपीट प्रारंभ कर दिया है और एक डर का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद के चलमुंडरी गांव में ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे हैं। दरअसल यहां हाईटेंशन तार घनी बस्ती के ऊपर से गुजर रही है। जर्जर तार अक्सर बस्ती के ऊपर गिरने से ग्रामीणों की जान पर बनाई है। जर्जर तार से खतरे में जिंदगी, घनी बस्ती के ऊपर हाई टेंशन तार, खौफ के साए में ग्रामीण। ये तस्वीरें हैं धनबाद के तोपचाची प्रखंड की, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में है। 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार घनी आबादी में घरों के ऊपर से गुजर रही है। हालात ये है कि हल्की हवा और पानी में तार घरों पर गिर रहे हैं। ऐसे में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तार किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। गिर गल
गेले टूट के। हम निकले कि ना कुछ बते देखे घूर एक कटी बादे से हाथ के लागले पूरा हमने चिल्लाए लागले तब जाई लॉक कइले ना तो हमने पानी तानी लेके जितले तो लटक के मुर्गे जितले है ने हैं बाल बच्चा रहे खेला है गरु कड़ा सब एखन कितना हतला घतले 12,000 के हमर घर के ऊपर गेले डीसी के देलिए एथी कागज लिख के फिर ना को चेकिंग में अइले। हमनी के हटे है हमार ग्रामीण जनता के कि बिजली के तार काफी जर्जर स्थिति में है। आज जर्जर स्थिति में रहे के कारण हल्का सा बारिश में जब तार ई टूट सकता है आ टूट के गिर गए जकर चलते आज यदि कैसो लाइन न खाली कटल रहते तो हमारी ग्रामीण घर वाला के कितना नुकसान हर भले जर्जर तार है। सरकार ध्यान देते 11,000 के हल्का सा पानी एलके तूफान एलके ओकर में गिर गल के गरीब घर में सुतल ले बहुत तरह के खतरा है मैंने हतले लेकिन बाँच गल के ये लाइन नहीं रहे कारण गांव के लोग जर्जर तार और पोल को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। चलमुंडरी गांव में जर्जर तार की वजह से लोगों की जान पर बनाई है। शनिवार को भी गांव में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ जब 11,000 हाई टेंशन तार गिरने से कई ग्रामीण बाल बाल बच गए। बिजली नहीं होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सोचिए अगर बिजली होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों में खौफ है। बड़ा सवाल है कि क्या बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? आखिर ग्रामीणों की मांग को क्यों अनसुना किया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के आदिवासी बहुल सुनरे गांव दर्जनों आदिवासी परिवार सदियों से मिट्टी के कच्चे मकान में रह रहे हैं। अब तक इन लोगों को पक्का मकान मुहैया नहीं कराया गया है। जिन लोगों के पास घूस देने के पैसे हैं उन्हें सरकारी आवास का लाभ मिल जा रहा है, लेकिन जो आदिवासी गरीब हैं और सरकारी बाबुओं तक पहुंच नहीं है उन्हें अब भी पक्के मकान का इंतजार है। सुनेर गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो पीएम आवास योजना से वंचित हैं। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एक भी कच्चा मकान नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के घसकरीडीह पंचायत में, जहां पर अभी भी कई लोग दर्जनों की संख्या में मिट्टी के कच्चे मकान में रहने को विवश हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो पक्का मकान है ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है इन लोगों पर और ना ही जो स्थानीय प्रशासन है वो ध्यान दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इस गांव की मैं दृश्य दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये कच्चा मकान अभी भी है और ये लोग गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अभी भी इस कच्चे मकान में रहने को विवश हैं। वहीं आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं जो सरकार की ये जो जिस तरह से लगातार इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इन लोगों को पक्का मकान अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। इन लोगों से लगातार वादा किया गया है कि इन लोगों की पानी की व्यवस्था की जाएगी, पक्के मकान की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक इन लोगों को इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। मतलब चुनाव खत्म होते ही जो इन लोगों के बेसिक मुद्दे होते हैं वो गौन हो जाते हैं और ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो आवास आप लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? कच्चा मकान में रह रहे हैं, मिट्टी के घर में रह रहे हैं जी, तो आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? आवाज तो नहीं मिल रहा है। कहे जे मुखिया लोग मतलब चुनाव चिन्ह में आता है तो मुखिया लोग हम लोग जिता देते हैं तो बोलता है कि दिलवा देंगे। कहाँ आज तक जीत गया तो अभी तक नहीं आया है। अभी तक कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? सलमे वरंडी। तो कच्चा मकान में रहने में कितना दिक्कत होता है आप लोगों को? बरसात वगैरह में दिक्कत है, पनिया बरसात में पूरा पनिया चुता है, पूरा पानी चुता है। तो चुनाव में जब आता है मुखिया लोग जो वोट देते हैं आप लोग तो कहते नहीं कि घर बनेगा तब वोट देंगे? तखने तो बोल अभी वोट दे दी था अभी मकान को बोल भर दबो इसे करबो से अभी तो जितला बाद तो नहीं आओ को लेकर के। मकान तो पूरा दिक्कत है। तो कच्चा मकान में तो बहुत दिक्कत होता होगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ क्या मांग करेंगे सरकार से आप? सरकार से तो पूरा मांग करेंगे तब, लेकिन नहीं दे पाए हैं सरकार। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं जिन्हें जरूरत है, लेकिन उन्हें अभी तक इन योजनाओं से, इन सरकार के टारगेटेड योजनाओं से इन लोगों को अभी तक वंचित रखा गया है, जो कहीं ना कहीं यहाँ का स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन के अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
पाकुड़ के हिरनपुर के पलनिया गांव में कई एकड़ में लगे काजू के पौधों के फल बर्बाद हो रहे हैं। काजू के पौधों के फल देखरेख के अभाव में सारे फल बर्बाद हो रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पाकुड़ जिले में काजू के पौधे हो पाएंगे, लेकिन वन विभाग की पहल के बाद पलनिया गांव में कई एकड़ जमीन पर काजू के पौधे लगाए गए थे। हर साल इन पौधों से फल हो रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए इसका पता लोगों को नहीं है। इस वजह से काजू के फल पेड़ों से नीचे गिर जा रहे हैं और बर्बाद हो जा रहे हैं। जिला प्रशासन को भी पता है कि हिरनपुर के इलाके में काजू के हजारों पेड़ हैं, लेकिन वे इस मामले में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। काजू की उत्पादन केरल में सबसे अत्यधिक होता है, लेकिन पाकुड़ में भी काजू का उत्पादन देखा जा रहा है। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पलनिया गांव में, जहां हजारों की संख्या में काजू के पौधा लगाया गया था कई वर्षों पहले, लेकिन प्रशासन का उदासीनता के कारण कहिए या लापरवाही कहिए, इस काजू के जो पेड़ है इसमें फल आना शुरू हो चुका है और इस फल का जो रखवाली है कोई नहीं करता है, जिस वजह से यह काजू जो है बाजारों में नहीं उतर पाया है। यदि हजारों की संख्या में जो पेड़ लगे हैं, यदि ये रखवाली करे तो कहीं ना कहीं इस पाकुड़ वासियों को सस्ते दर में काजू उपलब्ध हो सकती है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। गढ़वा के मझियाओं प्रखंड में पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे। दुर्गा मंदिर परिसर में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रघुवर दास ने नियोजन नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार नियोजन नीति को समाप्त कर पूरे देश भर के लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है। सरकार को प्रदेश की जनता पर कोई ध्यान नहीं है। साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। दुर्गा माता के चित्र देकर स्वागत करने के काम कर रहे हैं। हम तो जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे रघुवर दास जी का। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल के लोगों से आग्रह होगा कि कार्यक्रम देर से हो रहा है, सभी लोग जुट जाइए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से झारखंड के सबसे बड़े करदाता बने हैं। उन्होंने 38 करोड़ रुपए का आयकर भुगतान किया है। धोनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है। पिछले साल भी धोनी ने 38 करोड़ रुपए का आयकर भुगतान किया था। पिछले साल की तुलना में धोनी की आमदनी स्थिर रहने की उम्मीद है।